स्वागत है आप सबका लाइव लॉ की इस खास पेशकश कोर्ट्स टुडे हिंदी में। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन और मैं आपको हिंदुस्तान के सभी कोर्ट से आने वाली आज की ताज़ा अपडेट्स दूंगा। आपको डिस्क्रिप्शन में इन सब खबरों के लिंक मिल जाएंगे, तो ज़रूर जाइए लाइव लॉ हिंदी पे और पढ़िए इन सब खबरों के बारे में गहराई से। इस वीडियो में हम आपको संक्षेप में सारी अपडेट्स देने की कोशिश करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सोमवार को कथित फर्जी एनकाउंटर में मारे गए बदलापुर स्कूल यौन उत्पीड़न के आरोपी के पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि यह स्वीकार करना मुश्किल है कि आरोपी, जो कोई खासा मजबूत आदमी नहीं था, ऐसा कर सकता था कि जो पुलिस अधिकारी उसके साथ थे वो उन पर हावी ना हो पाए। न्यायमूर्ति रेवाती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चवन की खंडपीठ याचिकाकर्ता पिता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने विभिन्न राहतों के साथ साथ मामले की जांच के साथ दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की थी। सुनवाई के दौरान पीठ ने मौखिक रूप से अपराध शाखा थाने पुलिस की प्रारंभिक जांच में कुछ खामियों का उल्लेख किया और जांच, विशेष रूप से साइट पर फॉरेंसिक साक्ष्य के संबंध में कई सवाल उठाए। पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि जिस पुलिस अधिकारी ने कथित तौर पर आरोपी पर गोली चलाई थी, वो ये नहीं कह सकता है कि वो नहीं जानता था कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है, क्योंकि वो एक सहायक पुलिस निरीक्षक है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 25 सितंबर को आगाह किया कि न्यायाधीशों को ऐसी आकस्मिक टिप्पणियों से बचना चाहिए जो स्त्री द्वेषी और किसी भी समुदाय के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण हो। आप भारत के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकते। ये मूल रूप से देश की क्षेत्रीय अखंडता के विपरीत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने एक न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणियों पर चिंता व्यक्त करते हुए मौखिक रूप से कहा, कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने बेंगलुरु के एक विशेष इलाके को पाकिस्तान कहा था। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति BR गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की 5 न्यायाधीशों की पीठ कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति V शीर्षानंदन द्वारा की गई विवादास्पद टिप्पणियों की वायरल क्लिपिंग से संबंधित स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी। बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने बुधवार को मैसूर लोकायुक्त पुलिस को कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी MUDA घोटाले की जांच करने का निर्देश दिया, जिसमें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी और अन्य भी शामिल हैं। विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट ने स्नेहा माही कृष्णा द्वारा दायर एक निजी शिकायत पर आदेश पारित किया। कोर्ट ने पुलिस को मामले की जांच कर 90 दिनों के अंदर कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करने का आदेश भी दिया है। यह आदेश कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा सिद्धारमैया द्वारा दायर याचिका को खारिज करने के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कथित घोटाले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल द्वारा दी गई मंजूरी को रद्द करने की मांग की थी। राज्यपाल ने 17 अगस्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के अनुसार जांच की मंजूरी और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 218 के अनुसार अभियोजन की मंजूरी दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 25 सितंबर को मौखिक रूप से राष्ट्रीय कंपनी कानून अपील या न्यायाधिकरण यानी NCLAT के आदेश पर असंतोष व्यक्त किया, जिसने एडटेक फर्म बायजूस थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के एक समझौते को स्वीकार करके दिवालिया कार्यवाही बंद कर दी थी। न्यायालय ने 158 करोड़ रुपए के बायजू BCCI समझौते के खिलाफ अमेरिका स्थित ग्लास ट्रस्ट कंपनी द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि NCLT ने अपना दिमाग ठीक से नहीं लगाया है। जब कर्ज की मात्रा इतनी बड़ी हो तो क्या कोई लेनदार यह कहकर चला जा सकता है कि एक प्रमोटर मुझे भुगतान करने के लिए तैयार है? BCCI को क्यों चुने और केवल उनके साथ समझौता क्यों करें? अपनी निजी संपत्ति से आप पर 15,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने बायजूस के वकीलों से पूछा, हम इसे NCLT को वापस भेजेंगे, उन्हें नए सिरे से विचार करने दीजिए, उन्हें अपना दिमाग लगाने दीजिए। पैसा आखिर आ कहां से रहा है? CJI ने अवलोकन किया। सुप्रीम कोर्ट ने आज
छत्तीसगढ़ की निलंबित सिविल सेवक सौम्या चौरसिया को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में बिताए गए समय और आरोप तय न होने सहित कारकों को ध्यान में रखते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पूर्व उप सचिव चौरसिया कोयला घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं। वो अब 1 साल 9 महीने से जेल में हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयान की पीठ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 28 अगस्त 2024 के आदेश को दी गई चौरसिया की चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जिसके तहत उनकी तीसरी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि राज्य सरकार चौरसिया को केवल इसीलिए सेवा में बहाल नहीं करेगी क्योंकि उसे अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज 25 सितंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए दिल्ली बार एसोसिएशन के चुनावों में वोट देने की पात्रता के लिए निकटता कार्ड प्रस्तुत करने और न्यूनतम 12 उपस्थिति की आवश्यकता को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति BR गवई, न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन और न्यायमूर्ति PK मिश्रा की पीठ ने याचिका का निपटारा कर दिया। न्यायालय ने याचिकाकर्ता की इस दलील पर गौर किया कि विवादित आदेश के कारण व्यावहारिक दिक्कतें आ रही हैं और याचिकाकर्ता को संशोधन के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय जाने की छूट भी दी गई। वकील अनुराग अग्रवाल द्वारा AOR रजत सहगल के माध्यम से दायर याचिका में आगामी बार एसोसिएशन चुनावों में मतदान के लिए 2 नए पात्रता मानदंडों को चुनौती दी गई है, जो हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए लाए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelawin, जहां आप इन सारी ही खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताज़ा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए एज अ मेंबर और सिर्फ 89 रुपये प्रति माह में आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। धन्यवाद।